वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन देखेंगे, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे कनेक्टेड मोशन की। ठीक है, कनेक्टेड मोशन की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने बनाया है, उसमें भी कनेक्टेड मोशन है, लेकिन इसमें थोड़ा स्पेशल कनेक्टेड मोशन को ही हम लोग देखेंगे। देयर इज ए पुली, एक पुली है, ठीक है, इसके थ्रू थ्रेड है और इस पर हमारा टू मासेस, एक M1 दूसरा M2 सस्पेंडेड है, प्रोवाइडेड कि M1 इज ग्रेटर देन M2। अगर दोनों बराबर होगा तब तो मोशन होगा ही नहीं, इसलिए हम लोग एक कंडीशन तो लेकर के चलेंगे ही। तो M1 इज ग्रेटर देन M2 मान ये भारी है, ये हल्का है। टेंशन स्ट्रिंग में डेवलप करेगा, टेंशन स्प्रिंग में डेवलप करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका वेट W1 नीचे की तरफ काम करेगा जो M1G होगा, इसका वेट W2 नीचे की तरफ काम करेगा जो कितना होगा, M2G होगा। ठीक है, और ये A एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा तो ये A एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम पर हम लोग देखें डाउनवर्ड मूवमेंट में, तो ऐसे सिचुएशन में W1 एक्सीड्स T, तो नेट फोर्स W1 माइनस T इज योर M1A। इसका मतलब ये M1 क्या है, M1G माइनस T इजकल टू M1A, यानी यहाँ टेंशन M1G माइनस M1A होगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड की बात करें, अगर डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे हो, है ना, सर अपवर्ड मोशन में जा रहे हो, ये डाउनवर्ड की बात हो रही थी, डाउनवर्ड की बात हम कर रहे थे, है ना। अपवर्ड की अगर हम बात करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट की बात करते हैं, क्या होगा, टेंशन एक्सीड्स W2, टेंशन एक्सीड्स T माइनस W2 इजकल टू M2A, तो T माइनस M2G इजकल टू M2A, तो T इजकल टू M2G प्लस M2A। ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग देखें टेंशन, दो इक्वेशंस हम लोग दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, M2G प्लस M2A इक्वल्स टू M1G माइनस M1A, M1G माइनस M1A। ए को एक साइड लाया जाए तो M2A प्लस M1A, उसको उधर ले जाए तो क्या होगा, ये तो प्लस हो गया, ये M2G T M माइनस M1, M1G माइनस M1A, ठीक है, और ये T माइनस W2, T माइनस W2 तो M2A, ये भी तो माइनस ही होने वाला है, ये कौन सा प्लस, नहीं ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, M2G प्लस M2A। ठीक है, इक्वेट करते हैं, M1A इधर आ रहा है और हाँ M1G माइनस M2G। तो कन्फ्यूज़न ये हो गई थी, तो मेरे को थोड़ी देर ध्यान में आ गया कि M2 ग्रेटर देन M1 है, नहीं M1 ग्रेटर देन M2 है, इसलिए सही है। ठीक है, ए कॉमन करते हैं तो ये क्या होता है, M1 प्लस M2 होता है। इसमें G कॉमन करते हैं तो M1 माइनस M2G होता है, यानी एक्सेलरेशन M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G होगा। अब टेंशन यहाँ पर किसी इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में हम लोग रख दें तो हम लोग को टेंशन निकल जाएगा। अगर रखते हैं तो T इजकल टू 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, ये आएगा। ये हम लोग इसको रख करके चेक कर सकते हैं, बड़ी मज़े में ये निकल करके आ जाएगा, चाहे इसमें रख दीजिए ए की वैल्यू, चाहे इसमें रख दीजिए ए की वैल्यू, ये सिंपल में आपका 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 निकल करके आ जाएगा। अब इसमें अगर कोई फिगर है तो इसमें डाल दीजिए या इस प्रोसेस से उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर ये ध्यान है
इसमें सिंपल डाल दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। और अगर नहीं तो जैसा भी ठीक समझो वैसा आप क्या कर सकते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें आप अपवर्ड मूवमेंट का डाउनवर्ड मूवमेंट का दोनों ले लेंगे, ये अपने आप क्या होगा निकल करके आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग ये कनेक्टेड मोशन इंक्लाइन पर देखने वाले हैं, है ना। कहाँ देखने वाले हैं? इंक्लाइन पर। यहाँ पर एक पुल्ली है, सपोज डेट यहाँ रखा, इस पर आपने थ्रेड डाल दिया है, इसमें एक ब्लॉक लगा हुआ है, फ्रिक्शन लेस है ये, है ना, ये फ्रिक्शन लेस है, ये M1 मास है, ये M2 मास है। इसको हम लोग ये कंसीडर करके जा चल रहे हैं कि एक्सीलरेशन इस साइड में हो रहा है, ये इस साइड मूव कर रहा है, कंडीशन नहीं लगा रहे, सिर्फ ये मान करके चल रहे हैं इधर हो रहा है। ठीक है। टेंशन T यहाँ भी डेवलप होगा, टेंशन T यहाँ भी डेवलप होगा। M1G नीचे की तरफ काम करेगा और इसका ये थीटा है, तो ऐसे में ये आपका एंगल जो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, ये भी कितना होगा, ये थीटा बनेगा और ये थीटा बनेगा, तो इसका mg का ये कंपोनेंट जो होगा M1G cos थीटा, ये साइन कंपोनेंट बन जाएगा M1G साइन थीटा 1 इस साइड में। सिमिलरली इधर mg काम कर रहा होगा, M2G काम कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में M2G साइन थीटा 2 काम कर रहा होगा। क्या होगा? थ्रेड को हम लोग मासलेस कंसीडर करके चल रहे हैं, पुल्ली फ्रिक्शनलेस है और ये जो सरफेस भी है वो फ्रिक्शनलेस है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम जैसे पिछले अभी सवाल में बनाए थे वैसा इसमें भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पर देखते हैं, इस सिचुएशन में देखते हैं। M1G साइन थीटा 1 एक्सीड्स T, तो M1G साइन थीटा 1 माइनस T इजकल टू M1A, यानी T इजकल टू M1G साइन थीटा 1 माइनस M1A। ये फर्स्ट इक्वेशन बनता है। सेकंड में आते हैं, उस साइड के लिए जाते हैं, तो M2G साइन थीटा 2 एक्सीड्स M2G साइन थीटा 2 माइनस टेंशन इजकल टू M2A। तो यहाँ T की वैल्यू, है ना, नहीं टेंशन एक्सीड करता है ना भैया, इसमें इस साइड में क्या हो रहा है, टेंशन एक्सीड कर रहा है ना, तो T माइनस M2G साइन थीटा 2 ट्रांसफर होगा, तो M2G साइन थीटा 2 प्लस M2A। इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को इक्वेट कर लिया जाए, M2G साइन थीटा 2 प्लस M2A इक्वल्स टू M1G साइन थीटा 1 माइनस M1A। अब A को एक साइड में लिया जाए, बाकी को एक साइड में लिया जाए, तो आपका कॉमन करने के बाद ये M1 प्लस M2A हो जाएगा। उधर के एक्सप्रेशन में M1 साइन थीटा 1 माइनस M2 साइन थीटा 2 अपॉन नहीं, कॉमन G अपॉन में तो अब जाने वाला है M1 साइन थीटा 1 माइनस M2 साइन थीटा 2 अपॉन M1 प्लस कितना M2 इंटू कितना G। ठीक है जी। तो ये एक्सप्रेशन आया। हमने क्या बोला था कि हम लोग मान के चलते हैं किधर आता है। सिचुएशन क्या होगा, अब हम लोग टेंशन तो खैर यहाँ से एक्सीलरेशन निकालिए, उसके बाद टेंशन वाले एक्सप्रेशन में रख करके टेंशन को निकालिए, इसको रखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद देखिए टेंशन तो अपने निकले वो प्लस में ही आएगा,
इसको रखने के बाद प्लस में ही आएगा, वो माइनस में आएगा नहीं। जैकेट में जीरो माइनस टेंशन का कोई मतलब बनता नहीं। एक कंडीशन यहाँ देखिए कि एक्सीलरेशन अगर जीरो हुआ तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। स्टेशनरी रहने का पहला कंडीशन एक्सीलरेशन जीरो, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम में आ जाने के लिए न्यूमरेटर का वैल्यू जीरो होगा, यानी m1 sin थीटा 1 माइनस m2 sin थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी m1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू m2 sin थीटा 2 होना चाहिए। ये कंडीशन बनता है। मास और इधर के मास और साइन का प्रोडक्ट इधर के मास और के साइन के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ए के पॉजिटिव होने के लिए ये चीज़ पॉजिटिव होगा, ये चीज़ पॉजिटिव होगा, यानी m1 sin थीटा 1 मस्ट बी ग्रेटर देन m2 sin थीटा 2। मतलब जो डायरेक्शन हमने बनाया उसी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ये आएगा। अगर ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा है तब जाकर के ये क्या होगा, इस साइड में मूवमेंट करेगा, और नहीं। ए अगर तीसरा कंडीशन बन गया है कि ए निगेटिव हो गया, मतलब आपने जो मान के चला कि इधर एक्सीलरेट करेगा वो गलत अगर हो जाता है, तब किसी सिचुएशन क्या हो जाएगी कि m1 sin थीटा 1 लेस देन m2 sin थीटा 2। कहने का मतलब मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगा जिधर मास और साइन का प्रोडक्ट बड़ा होगा, मास और साइन का प्रोडक्ट बड़ा होगा। ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम लोग अगर थीटा 1 थीटा 2 जो है, ये थीटा 1 थीटा 2 अगर यदि पिछले वाला एग्जांपल को ले ले, ये जो वाला था, ये वाला एग्जांपल ले ले, ये पुली वाला, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या बन जाती है, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 बन जाएगी, है ना। ये सॉरी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री बन जाएगी, थीटा 1 भी 90 डिग्री, थीटा 2 भी, साइन ये 91, ये साइन 91, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी हो जाएगा। मतलब इस सिचुएशन में दोनों थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाल दे, कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हम लोग इसमें निकाले थे। ठीक है। तो और टेंशन m1 sin थीटा 1 m2 sin थीटा 2 2m1 m2 sin थीटा 1 sin थीटा 2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, वो आता है। उसको अगर आप इसमें रखते हैं तो कनेक्टेड मोशन में, ठीक है ना, ये कहानी आपकी निकल करके आती है किसमें, कनेक्टेड मोशन के लिए। ठीक है। जिनको उतारना है उतार लें, वीडियो पॉज करके इसको क्या कर लें, उतार लें। चलिए अब अगला कनेक्टेड मोशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। Suppose that you have multiple blocks on a frictionless surface, multiple blocks हैं, ठीक है ना जी, multiple blocks हैं। F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है। ठीक है। यहाँ जो डेवलप हो रहा है टेंशन वो T1 है, यहाँ जो टेंशन डेवलप कर रहा है वो कितना है, T2 है। ओके। यहां तो F लग रहा है, तो F जो होगा, फोर्स जो होगा, टोटल मास m नेट, F नेट इसका m नेट, नेट मास इंटू ए नेट एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन लिखिए। नेट मास कितना है, तीनों मास से जोड़ दिया जाए तो m1 प्लस m2 प्लस m3 ए की वैल्यू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कितना है F3। अब अप्रोच देखिए पहला कि T1 कितना होगा, टेंशन 1 कैरी कर रहा है m2 और m3 मास को, तो m2 प्लस m3 इंटू वाट ए की वैल्यू इसको रख दी जाए, तो m2 प्लस m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कितना m3 इंटू ओके। अगर T2 की बात करते हैं तो T2 जस्ट m3 को कैरी कर रहा है,
m3 इंटू ए, है ना। तो m3 ए की वैल्यू f डालें, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखें, ये तो मासलेस स्ट्रिंग है, इसमें मासलेस है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा दिखता क्या है, कहीं पर भी अगर टेंशन आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो रेस्ट मास अपॉन टोटल मास, रेस्ट मास अपॉन टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू एफ की वैल्यू ने आपने डाला है ना, सॉरी एफ ए की वैल्यू आपने डाला है ना, एफ हो जाएगा, है ना। रेस्ट मास अपॉन टोटल मास इनटू एफ, मतलब फ्रैक्शनल मास जो इधर बच जाता है, फ्रैक्शनल मास मतलब फ्रैक्शनल मास, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ मास, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ मास। इस चीज को हम लोग एक कंटिन्यूअस चेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक चेन है या रॉड है या कुछ भी, है ना, एक चेन है, ठीक है, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, ओके, यहां पर आपका एफ लग रहा हो, टोटल लेंथ इसका एल हो, टोटल मास इसका एम हो, ठीक है, टोटल मास इसका एम हो, तो यहां पर निकालने का जो तरीका अपना बनेगा, हाँ, वो क्या होगा, वो जरा देखिएगा। एक तरीका है यूनिट लेंथ में, मास इन यूनिट लेंथ, मास इन यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, एल अपॉन एम अपॉन एल, एम अपॉन एल हो जाएगा। तो मास इन एनी लेंथ वो क्या हो जाएगा, एनी लेंथ एक्स, तो x बाई एल इंटू एम, ऐसा हम लोग यूज करेंगे, है ना, ऐसा हम लोग यूज करेंगे, मास इन एनी लेंथ x बाई एल इंटू एम। इस एंड से x डिस्टेंस पर कितना यहां टेंशन होगा, यहां पर का टेंशन कितना होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं तो जो ये एक्सप्रेशन निकालें, इसी चीज को हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। वो क्या, टेंशन T इज रेस्ट मास, मतलब ये अपन टोटल मास इनटू फोर्स, mm कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे कि टेंशन की वैल्यू x अपॉन एल इंटू एफ। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अब अगर यदि इस टाइप के किसी सिक्कड़ का या किसी रॉड का हो तो इसके लिए भी एक अच्छा रेस्ट लेंथ अपॉन टोटल लेंथ इनटू फोर्स। तो ऐसे किसी भी, अगर मान लीजिए ये x इधर से नहीं होकर के इधर से लेते हैं, इधर से x को लेते हैं, तो रेस्ट लेंथ कितना हो जाता है, l माइनस एक्स, तब यही चीज l माइनस एक्स अपॉन एल इंटू एफ हो जाती है। रेस्ट लेंथ अपॉन टोटल लेंथ मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लेंथ इनटू फोर्स। ये सीधा सीधा क्या होगा, कनेक्टेड मोशन में हम लोग इसको अप्लाई करके रख देंगे, ये निकल करके कनेक्टेड मोशन में चला आएगा, ठीक है। चलिए अब जरा सा एक तो मोशन से रिलेटेड अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये दो पुल्ली है और इस पर भी एम मास है और इस पर भी, हाँ चलो ऐसा सस्पेंडेड है, एम मास इक्वल लेंथ के हैं, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसको कम करिए, ये है इसका सेंटर, इसमें कोई दूसरा मास सस्पेंडेड है, और ये
कुछ वेलोसिटी v से जा रहा है, ये चीज़ u के स्पीड से जा रहा है, ये चीज़ u के स्पीड से जा रहा है, u के कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट, एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ ये क्या हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों मास सेम है, नेट एक्सीलरेशन 0 होगा, दोनों मास को सेम लिए हुए हैं इसलिए नेट एक्सीलरेशन इसमें क्या होगा 0 होगा। तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या होगा वो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए थीटा एंगल है, पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी u। अब इस क्वेश्चन को लेने के पीछे हमारा जो मकसद है, u इज कांस्टेंट, u कांस्टेंट है, तो हम लोग u cos थीटा इक्वल टू v, माने v u cos थीटा लिख दे, सही होगा क्या? क्या ये सही होगा? क्योंकि u का कंपोनेंट इधर u cos थीटा काम करेगा तो u cos थीटा इक्वल टू v होगा। देखिए जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा क्या होगा इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा cos थीटा डिक्रीज करेगा, है ना, cos थीटा डिक्रीज करेगा, तो थीटा इंक्रीजेस cos डिक्रीजेस, cos डिक्रीज करेगा, तो यानी v की वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज करेगी। क्या ये रियल सिचुएशन से मैच कर रहा है? क्या ये रियल सिचुएशन से मैच करेगा कि v की वैल्यू u cos थीटा होगी? थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करेगा, cos की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो वेलोसिटी v क्या होगा आपका, क्या होगा डिक्रीज करेगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो ये 0 हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या, होगा क्या, होगा ये v का जो कंपोनेंट v cos थीटा, v की दो कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा, एक इसके डायरेक्शन में, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो v cos थीटा का कंपोनेंट यानी u कांस्टेंट होगा, v और कोसाइन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो v इक्वल्स टू u अपॉन क्या रहेगा cos थीटा रहेगा, करेक्ट है ना। देखने वाली बात क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जब ऊपर की तरफ, पहले तो ये धीरे धीरे जाएगा और लास्ट में काफ़ी तेज हो जाता है, जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है अगर उसके थ्रू हम जाएं, और इस एक्सप्रेशन को हम क्यों बार बार ले रहे हैं, तो होगा क्या कि स्टार्टिंग में ये धीरे धीरे जाएगा और लास्ट में काफ़ी स्पीड आ जाएगा, इसमें काफ़ी क्या हो जाएगी स्पीड आ जाएगी, है ना, लास्ट में काफ़ी स्पीड आ जाएगी, यानी स्पीड क्या होगा काफ़ी बढ़ेगा, यानी कि कोसाइन कंपोनेंट डिक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज करते हुए जाएगा इसको, है ना। तो v इसको टू u अपन cos थीटा 90 cos 90 ये इनफाइनाइट काफ़ी स्पीड, जब ये इस लेवल में आ जाएगा तब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी मैक्सिमम होगी, है ना। और इस जगह पर अगर कोई खड़ा है तो उसको बहुत कस के क्या लगेगा, चोट भी लगेगा। एक आप थ्रेड लीजिए, है ना, और उसमें एक स्टोन को टाई अप कर दीजिए और उसको कुछ ऐसा व्यवस्था बनाइए कि ऐसे करके खींचिए, ये स्टोन जो उस पर्सन को स्ट्राइक करेगा, ये स्टोन जो उस पर्सन को स्ट्राइक करेगा वो काफ़ी हार्ड हिट करेगा, क्योंकि उस समय उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि ये जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा ये कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगी, इसकी काफ़ी इंक्रीज करेगी, तो ये काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेगा। इस वजह से हम लोग इसको v को रिजोल्यूट करके क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को लेते हैं, v इक्वल्स टू जो होगा u अपॉन cos थीटा होगा, या u हम लोग sec थीटा कह सकते हैं, ठीक है। जैसा कि बोर्ड में आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, देयर इज एन इंक्लाइन, एक इंक्लाइन है, उस पर एक मास m को हम रख दिए हैं। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, स्लाइड होकर के नीचे की तरफ आएगा, स्लाइड होकर के नीचे की तरफ आएगा, हम उसको a एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में क्या करना है, लेकर के भागना है ताकि ये स्टेशनरी, व्हाट इज द मिनिमम एक्सीलरेशन, जिसके कारण क्या हो, ये स्टेशनरी हो जाए, स्टेशनरी हो जाए। तो स्टेशनरी होने के लिए mg साइन अल्फा ये है। अब इसमें a एक्सीलरेशन इधर जाएगा तो इस पर सूडो फोर्स ma लगेगा, एक स्यूडो फोर्स इस पर क्या लगेगा ma लगेगा, है ना। तो स्यूडो फोर्स ma लगेगा
एम ए का एक कंपोनेंट एम ए कॉस अल्फा इसको इधर काम करेगा जो एम जी साइन अल्फा को काउंटर बैलेंस कर पाएगा। स्यूडो फोर्स एम ए ही एम जी साइन अल्फा को, एम जी तो नीचे की तरफ काम करता है, इसका जो कंपोनेंट इधर होगा उसको काउंटर बैलेंस कर पाएगा कौन, एम ए कॉस अल्फा। तो देखा जाए तो यहाँ पर एम ए कॉस अल्फा की वैल्यू एम जी साइन अल्फा के बराबर होता है, एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए इजकल टू जी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, यानी ए की वैल्यू कितनी, जी टैन अल्फा होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन कि किसी ब्लॉक को आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड होने से रोक सकते हैं, फ्रिक्शन लेस हो। पहली बात को क्या हो, ये फ्रिक्शन लेस हो। फ्रिक्शन अब जब इसमें अब हम लोग जोड़ेंगे, जब हम फ्रिक्शन पढ़ा देंगे तब इसमें फ्रिक्शन के साथ भी ये कहानी हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है ना, फ्रिक्शन के साथ भी कहानी को जोड़ेंगे। लेकिन सिचुएशन वही है ना कि, ठीक है ना। तो चलिए जब फ्रिक्शन के साथ इसको जोड़ेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे क्या करना है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोशन ऑफ लिफ्ट देख लेते हैं। मोशन ऑफ लिफ्ट देख लेते हैं। करेक्टेड मोशन से ही उसको मान के चलेंगे। चलिए एक लिफ्ट है, ठीक है ना, और इसमें एक पर्सन है, तीन अलग अलग सिचुएशन के लिए ले रहे हैं। एक बार ये भी वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा हो, एक सिचुएशन ये। दूसरा सिचुएशन ये कि ये जो हमारा लिफ्ट है ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाना, ऊपर ले जाइए पहले, बाद में नीचे लाएंगे। तीसरा सिचुएशन ये है कि हम लोग ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है। तीन अलग अलग सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन एंड थर्ड सिचुएशन। यहां पर भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो है, यानी एफ नेट इक्वल्स टू जीरो है। क्या हो रहा होगा यहाँ पर, इसका वेट इधर काम कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर क्या होगा, ऊपर काम कर रहा होगा। एफ नेट आर माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस आर, जो लिखना है लिखिए, आर माइनस डब्ल्यू, आर इजकल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इजकल टू एम जी, यानी आर इजकल टू एम जी। जो वेट की फीलिंग होगी इस पर्सन की, इसकी जेन्युइन होगी, जितना इसका वेट होगा वही वो फील कर पाएगा, ना उसे वजन बढ़ा हुआ समझ में आएगा ना घटा हुआ समझ में आएगा। करेक्ट। अब जब ये एसिलेट होने लगेगा, तो एसिलेट होने लगेगा भैया, स्यूडो फोर्स इसके अंदर क्या होगा, एक तो स्यूडो फोर्स डेवलप कर जाएगा। जब भी इस टाइप का मोशन होगा एक स्यूडो फोर्स डेवलप कर जाएगा, और स्यूडो फोर्स उसके वेट को बढ़ाने का काम कर सकता है, घटाने का भी काम कर सकता है। किस सिचुएशन में बढ़ाने का काम कर सकता है, किस सिचुएशन में घटाने का काम कर सकता है, ये जरा उस स्यूडो फोर्स के विषय में हम लोग देखें। इस सिचुएशन में क्या होगा, इसका वेट नीचे, रिएक्शनरी फोर्स ऊपर, लेकिन एफ नेट कितना है, नेट फोर्स जीरो नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मास एम हो तो एम ए होगा। नेट फोर्स आर इंक्रीज्ड है, आर इंक्रीज हमको दिख रहा है, आर इंक्रीज दिख रहा है, तो इंक्रीज आर दिख रहा है, यानी कि नेट फोर्स आर माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम ए है। आई रिपीट, यहां पर एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी आर इंक्रीज है, आर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, मैंने रिएक्शनरी फोर्स ने इंक्रीज किया हुआ है, स्यूडो फोर्स ने रिएक्शनरी फोर्स को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो आर माइनस एम जी इक्वल टू कितना हो गया, एम ए, आर इक्वल टू एम, एम कॉमन कर लें तो ए प्लस जी एफ हो जाएगा। इसको एपरेंट एक्सीलरेशन कह देते हैं, ये हमारा एपरेंट एक्सीलरेशन ए प्लस जी। एपरेंटली एक्सीलरेशन क्या होगा, इंक्रीज करके, चूंकि उसमें एक स्यूडो फोर्स भी उस पर लगने लगा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्यूडो फोर्स इसके वेट को बढ़ा देगा, या उसको फील होगा कि उसका वेट क्या हो गया, बढ़ गया, वो वजन ज़्यादा फील करने लगेगा, क्योंकि उसमें एक स्यूडो फोर्स भी उसके ऊपर काम करने लगा है, चूंकि ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो मूव करना चालू कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिएक्शनरी ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, तो यहां पर भी एफ नेट इक्वल टू एम ए होगा, प्रोवाइडेड यहां पर ये है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए वेट माइनस आर इक्वल टू एम ए होगा।
नॉर्मल सिचुएशन होता तो W इक्वल टू MA होता, mg इक्वल टू MA इक्वल टू वैल्यू g हो जाती, ए की वैल्यू g हो जाती। लेकिन यहाँ रिएक्शनरी फोर्स क्या होगा, डिक्रीज रिएक्शनरी फोर्स है। रिएक्शनरी फोर्स क्या हो चुका है, डिक्रीज कर चुका है, वेट की कमी महसूस होगी। वेट तो W माइनस आर इक्वल टू 0 यानी mg माइनस आर इक्वल टू MA है, यानी R की वैल्यू mg माइनस कितना होगा, MA होगा, यानी R जो होगा m कॉमन g माइनस ये होगा, m कॉमन g माइनस ये होगा। इसका यहाँ पर एपरेंट एसिलेशन A डैश ये हो जाएगा, एपरेंट एसिलेशन। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो या स्टेशनरी हो, बात दोनों एक ही है। इस सिचुएशन में तो जो उसका वेट है वही वो फील करेगा, जितना भी हम फील कर रहे हैं कि भैया हमारा 50 kg वेट है या 60 kg वेट है, वही हमारी फीलिंग होगी। अपवर्ड एसिलेशन या डाउनवर्ड एसिलेशन के समय एक सिचुएशन ये आएगी कि अगर अपवर्ड एसिलेशन हो रहा है तो सीडो फोर्स इंक्रीज करेगा और हमको वेट की फीलिंग ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर है यहाँ से। तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि जब डाउनवर्ड एसिलेशन हो रहा होगा तो डाउनवर्ड एसिलेशन में अपेरेंटली एसिलेशन घट जाएगा, उसको रिएक्शनरी फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, फीलिंग ऑफ वेट कम हो जाएगा। अब जरा सा एक बात यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, अगर फ्री फॉल हो रहा है, इसी को यहाँ कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट करिए, इसी टॉपिक्स को हम लोग आगे देख रहे हैं। फ्री फॉल में A की वैल्यू G होगी तो रिएक्शनरी फोर्स जो होगा क्या होगा, 0 होगा। मतलब स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, स्टेट ऑफ वेटलेसनेस हो जाएगा। क्या होगा, स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। यानी कि अगर कोई चीज फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है तो नो रिएक्शनरी फोर्स इज एक्टिंग, तो वेट की फीलिंग उसकी खत्म हो जाएगी, वो वेटलेसनेस के स्टेट में चला जाएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर आपने देखा होगा कि जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं वो उसमें हवा में उड़ते रहते हैं, वो स्टेट ऑफ वेटलेसनेस में होते हैं। क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है। क्या हो रहा है वहां पर कि ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं कर रहा है तो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम क्यों नहीं घूम रहा है, तो ग्रेविटेशनल पुल तो काम कर नहीं रहा है, नहीं कैसे कर रहा है, अदरवाइज वो निकल करके स्पेस में चला जाता। ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, जिस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या हो रहा है, अर्थ के अराउंड वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो फिर उसके अंदर का जो एस्ट्रोनॉट है वो क्यों हवा में तैर रहा है, उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नहीं लग रहा है। रीजन ये है कि द सर्कुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट, वेदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो या नेचुरल सैटेलाइट हो, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। इसमें एक बड़ा स्पेशल केस है कि अर्थ है यहाँ पर इसके, और इसको अगर हॉरिजॉन्टल हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, और वो क्या होगा आपका, वो घूमेगा। जरा सा हम इसको आपको दिखाते हैं बोर्ड में होता क्या। चलिए, ये मान लीजिए अर्थ है, यहां से आपने इसको क्या किया, इसको थ्रो कर दिया। अगर ज़्यादा स्पीड, एक सर्टेन हाइट से आपने इसको थ्रो कर दिया, अगर ज़्यादा स्पीड से थ्रो कर दीजिएगा तो ये आपके इस पर काम करेगा, ये थोड़ा बर्न करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा स्पीड से किए तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा। कम, अगर थोड़ा सा स्पीड कम हुआ तो वो क्या होगा कि 2 3 4 चक्कर करके ये अर्थ के अंदर आकर गिर जाएगा। लेकिन एक स्पेसिफिक हाइट पर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी अगर इसको थ्रो कीजिएगा तो क्या होगा, ना ये बाहर जा पाएगा ना ये अंदर आ पाएगा, ये एक सर्कुलर पाथ पर ही घूमता रह जाएगा। तो है तो ये फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी की ही किस्सा। आई रिपीट, जरा फिर समझिएगा, एक सर्टेन हाइट पर अगर आपने ज़्यादा स्पीड दे दिया तो वो क्या होगा, थोड़ा सा बेंड करते हुए ये अर्थ के या इस प्लैनेट के या सेंट्रल प्लैनेट जो भी है ना, इस सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस से वो बाहर चला जाएगा, वो निकल करके स्पेस में गुम हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा स्पीड कम दिया तो वो ऐसा 1 2 चक्कर 3 चक्कर लगा करके आके अर्थ पर गिर जाएगा। लेकिन एक सर्टेन हाइट पर एक सर्टेन ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं उसको अगर आप दीजिएगा तो ये इस पाथ पर क्या होगा, नहीं ये बाहर निकल पा रहा है ना अंदर जा रहा है, दोनों के बीच में रह जा रहा है एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, और ये इस पाथ पर क्या होगा, घूमते रह जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट गिर रहा था अर्थ पर वो भी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है, ये फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी था लेकिन एनर्जी ज़्यादा थी, निकल गया इसके फील्ड से बाहर हो गया, तो ये भी फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है। तो सैटेलाइट को जो क्या बोलते हैं ऑर्बिट में है,
एस्टेब्लिश किया जाता है, वो इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके। तो सेटेलाइट इसमें घूम रहा है, इस पर ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, लेकिन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो ये फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी है, तो इसके अंदर कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर रिएक्शनरी फोर्स क्या हो रहेगा, जीरो रहेगा, यानी स्टेट ऑफ क्या होगा, वेटलेसनेस के स्टेट में रहेगा। हर कुछ जो कुछ भी इसके अंदर है वो वेटलेसनेस के स्टेट में रहेगा और वो आपको अंदर उड़ते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए जो भी जब कभी आप सेटेलाइट के अंदर, आर्टिफिशियल सेटेलाइट के अंदर जो भी साइंटिस्ट वगैरह देखते होंगे, उनको देखते होंगे कि वो क्या होगा, उड़ रहे हैं, उसके अंदर घूम रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, लेकिन दे आर इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। इस एग्जाम्पल को देखने के लिए आप एक बोतल लीजिए, बहुत सारा यूट्यूब पर है आपका बनाया हुआ, इस बोतल में पानी भर दीजिए और एक छेद कर दीजिए, इससे पानी गिरता रहेगा। कुछ हाइट से जब इसको छोड़िएगा, कुछ हाइट पर रखिए, तो जब ये गिर रहा होगा, जितने टाइम ये गिर रहा होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो पानी निकल रहा था वो रुक जाएगा। यहाँ पर क्यों निकल रहा है कि पानी अपने वेट के कारण यहाँ से फ्लो हो रहा होगा। जब ये बीच में रहेगा, जब हाथ से छोड़िए, जब ये बीच में रहेगा और जब तक ज़मीन में नहीं टकराएगा, इससे पानी निकलना बंद हो जाएगा। क्योंकि फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी जब रहेगा तो इस पर इसका स्टेट ऑफ वेटलेसनेस में जाएगा, वेटलेसनेस में होगा तो वाटर बाहर की तरफ नहीं आएगा। एक पेंडुलम को लीजिए, ठीक है, और ऐसा ऑसिलेट कर रहा है और उसको ऊपर से नीचे की तरफ क्या कर दीजिए, लेकर के गिरा दीजिए। कोई सिस्टम ऐसा हो, कोई लिफ्ट हो जिसमें कोई पेंडुलम, ऐसी मान लीजिए लिफ्ट है, उसमें पेंडुलम ऐसा ऐसा घूम रहा है, अगर उसको छोड़ दिया जाए लिफ्ट को फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो जानते हैं क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। पूरा जो गया था, अगर मान लीजिए इधर जा रहा था तो बस चल देगा, ये घूमने लगेगा, सर्कुलर पाथ में क्या होगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। करेक्ट, क्योंकि उसमें अपरेंटली एसिलेशन जीरो हो जाएगा, टाइम पीरियड इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। T = 2 पाई √ L बाई अपरेंट एसिलेशन G डैश। तो G डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें जीरो हो जाएगी। तो G डैश टाइम पीरियड जीरो होने से टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, मोशन सर्कुलर हो जाएगा, मोशन सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो कुछ भी बता रहे थे इससे आपको काफ़ी बहुत हद तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिनका कोई कन्फ्यूज़न हो इससे रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, वो हमको वीडियो में कमेंट में बोले, हम उनके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।